दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, आरक्षण के मुद्दे को लेके काफ़ी बहस चल रहा है। तो अब अगर मैं बात करूँ आरक्षण, तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे सीजीपीएससी, सीजीपीएफपी में, अदर स्टेट या सेंट्रल के एग्ज़ाम में आपको आरक्षण रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने मिलेगा। पहला चीज़, अगर मैं आप आज हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में बात करेंगे। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल आरक्षण के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि ये दोनों क्या है। अभी हाल फिलहाल में 2020 में मामला उत्तर प्रदेश सरकार में आया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देता रहूँ, आपसे सीखता रहूँ, आपको सिखाता रहूँ। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। देखते हैं एक एक करके। एक केस होता है सुप्रीम न्यायालय के द्वारा सौरभ यादव और वहाँ के जो मुख्य बोल सकते हैं हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज होता है। ठीक है, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश मामला। जो राज्य में कांस्टेबल के पदों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया में जो विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली आरक्षण है से उत्पन्न हुआ विवाद था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल आरक्षण क्या होता है। तो देखते हैं। ST SC OBC वर्ग मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली जो आरक्षण, उसको ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आरक्षण का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 16(4) में वर्णित है। यहाँ तक समझे। आगे देखते हैं। अच्छा, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए आरक्षण अलग अलग होगा ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला आरक्षण है क्षैतिज आरक्षण मतलब हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण क्या होता है कि इससे तात्पर्य है महिलाएं, सेवानिवृत्त कर्मचारी या सैनिक, ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांग मतलब विकलांग व्यक्ति आदि जो लाभार्थी है ना, को दी जाने वाली जो आरक्षण, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आरक्षण मतलब हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 16(3) में बताया गया है। अब एक एक करके मामला समझते हैं। आरक्षण का अनुप्रयोग, क्षैतिज कोटा को ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाना जाता है। दोनों अलग अलग लागू होते हैं। उदाहरण, यदि कोई महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है, ठीक, तो क्षैतिज आरक्षण से प्राप्त होगा। तो देखो, अच्छे समझाता हूँ। यदि महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होता है, तो प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणी के चयनित उम्मीदवार में आधी संख्याओं महिलाओं का हो जाएगा। मान लो 100 संख्याओं का चयन हो रहा है ऊर्ध्वाधर से, तो उसमें अगर 50% आरक्षण किससे मिल रहा है, क्षैतिज से मिल रहा है, तो 50 का चयन हो जाएगा उस आरक्षण के प्रावधान पर। अर्थात अनुसूचित जनजाति के सभी चयनित अभ्यर्थी को आधी संख्या में अच्छा, मान लो अनुसूचित जनजाति में 30 पोस्ट है, ठीक। अगर ये आरक्षण के तहत उनका चुनाव होता है ना, तो 30 में से पहले 15 महिलाओं को मिल जाएगा, ये बता रहे हैं। इस प्रकार मैं अगर बात करूं, इस प्रकार अनारक्षित या सामान्य श्रेणी में भी सभी चयनित उम्मीदवारों में आधी संख्या महिलाओं की होगी। तो आरक्षण में क्या रहता है, जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग आरक्षण है, लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल 1/2 मतलब जितना भी सीट है उसका 1/2 मतलब आधा हिस्सा महिलाओं को प्रदान किया जाता है, 50%। मान लो कहीं 100 सीट है, इसमें जनरल का 50% सीट है, तो 50% में 50 का आधा कितना होगा, 25। तो ये किसका सीट होगा, महिला का। ठीक है, इसको समझते हैं। यही प्रक्रिया सभी व्यवस्था में आरक्षण की श्रेणी में लागू होगी, ये बताया गया है। अब मामला क्या था, सन 2020 में मतलब अभी से 2 साल पहले सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में विवाद होता है। विवाद कैसे होता है, कांस्टेबल का पद आता है, तो उसमें चयन जो प्रक्रिया है, उसमें आरक्षण को लागू करने के मुद्दे में समाधान की बात करी गई है। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षित श्रेणियों की उम्मीदवार को उच्च ग्रेड हासिल करने के बाद भी उन्हें अपनी श्रेणी तक सीमित रखने का नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब उत्तर मान लो टोटल सीट है 100, जिसमें 20 मान लेता हूँ मैं जनरल सीट है, और बाकी का 80 है, मतलब ST का 40, SC का 20 और OBC का 20। ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कोई OBC कैंडिडेट टॉप 10 में चले गया, तो जनरल का कितना सीट बचेगा, 19। जनरल का कितना सीट बचेगा, 19। तो क्या बोला गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि भैया ये 20 सीट, 19 नहीं, ये तो 20 सीट है,
क्योंकि 19 सीट अगर मैं आपको एक सीट जनरल का दे दूं तो कहीं ना कहीं जनरल के लिए सीट कम हो जाएगा। ठीक, तो ये आप अपने ही कैटेगरी में अपने उस पद को, जो कांस्टेबल का पद था, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये अब ये तो सरकार का मामला था ना, उत्तर प्रदेश। अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आता है, एक निर्णय आता है। तो निर्णय के बारे में देखते हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए कहा, यदि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही आरक्षित श्रेणी के तहत आने वाली कोई भी व्यक्ति ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना ही आहारता के लिए पर्याप्त अंक हासिल कर लेता है, तब उन्हें ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना ही आहारता के रूप में गिना जाएगा। तो अब देखना, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि अगर फिर से 20 सीट किसका है, जनरल का है। अगर कोई विद्यार्थी जो ओबीसी कैटेगरी का है, ठीक है, और उसको अगर टॉप 10 में आ गया, तो वो आपको उसको ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो टॉप 10 में चले गया, वो तो अनारक्षित की श्रेणी में आ गया ना भाई। तो तुम अब कितना बच गया जनरल के लिए, 19। मान लो उसमें 2 सीट हो जाता है तो 18 बच गया। तो ऐसा समझाया गया है कि अगर टॉप करता है ना तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, अगर नहीं करता तो आरक्षण की श्रेणी में आएगा, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। ठीक, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में आएगा। तो इस बिहाफ में ये निर्णय आता है। आगे देखते हैं। अब मान लो गिना जाएगा, उसे सामान्य श्रेणी की क्षैतिज कोटा से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के तर्क का अर्थ है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार समझाने की कोशिश करता है कि सामान्य वर्ग केवल उच्च जाति की के लिए आरक्षित है। अच्छा, अब मान लो मैं बात करता हूँ एसटी का 20 सीट हो गया, एससी का भी 20 सीट हो गया, ओबीसी का मान लो भी 20 सीट हो गया, ठीक है, और जनरल का मान लो 40 सीट हो गया। तो यहाँ बस ये कहा गया है कि अगर मान लो कोई जनरल है, उनके लिए 40% सीट आरक्षित होना ही चाहिए। ये बोला गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो ये समझाने की कोशिश करते हैं। अब इस अधिनियम के महत्व के बारे में मैं अगर बात करूं, इस जो आर्टिकल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का जो अभी हाल फिलहाल में मुद्दा चल रहा है, तो उसमें अगर मैं बात करूं, न्यायालय सॉरी न्यायालय का यह निर्णय आरक्षण को लेकर स्पष्ट प्रदान करता है कि सरकारों के लिए आरक्षण को लागू करना आसान बना देता है। यदि उच्च स्कोरिंग उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के भर्ती किया जाए तो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी अधिक जरूरतमंद उम्मीदवार को ही मिलेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, मान लो उनका कहने का मतलब ये है, अच्छा, उनका कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एस टी एस सी या ओबीसी उम्मीदवार, एस सी एस टी या ओबीसी उम्मीदवार अच्छा अच्छा अंक प्राप्त करके टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 40 में चले जाते हैं। तो उनको भाई सिंपल बात है, एक प्रकार से जन कल्याण का भाव था, मतलब कि उनको भी आरक्षण के प्रावधान में, वो अपने आरक्षण को, अपने सीट को हट के वो जनरल आरक्षण में चले गए क्योंकि उनमें योग्यता थी। तो ये क्या है, आपको चुनाव प्रक्रिया करने में सहायता प्रदान करेगी, जो कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रक्रिया है, उसको कम करेगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब भारत में आरक्षण संबंधित कुछ प्रावधान को देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति मिलती है। एक एक अनुच्छेद याद रखने का, 15(4) और 15(4) और 16(4), इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो अनुसूचित जाति और जनजाति की उम्मीदवार है, उनको सरकारी सीटों में आरक्षण की बात करी गई है। अनुच्छेद नंबर कितना, 15(4) और 16(4). ठीक, आगे देखते हैं। 1995 में संविधान 1995 में एक संविधान संशोधन होता है, 77वां। तो उसमें अनुच्छेद नंबर 16 के जो चौथा में ए जोड़ा गया है, जो सरकार को पदोन्नति में आरक्षण को सक्षम बनाती है। अगर कोई भी एस टी एस सी वर्ग का उम्मीदवार है, उनको पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संसद और राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय को उनकी सीटों के आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। ठीक है, मतलब संसद और विधानसभा में एस टी एस सी को आरक्षण की बात करी गई है। अनुच्छेद नंबर 243 डी में पंचायत में एससी और एसटी जाति के लिए आरक्षण के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, साथ ही उपलब्ध सीटों में कुल संख्या में से कम 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कोई भी स्थानीय चुनाव में। अच्छा, 1/3, कुछ राज्यों में 1/2 है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 233 प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण की बात करी गई है।
और एक लास्ट अनुच्छेद याद रख लेना, अनुच्छेद नंबर 235 के अनुसार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने हेतु एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति को दावा का ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल इस पूरे मुद्दे में बात करूँ तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है कि एसटी एससी ओबीसी वर्ग को दी जाने वाली आरक्षण ऊर्ध्वाधर है, मतलब वर्टिकल। और जो महिलाओं को या सेवानिवृत्त सैनिकों को या विकलांगों को, दिव्यांगों को और ट्रांसजेंडरों को दी जाने वाली आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है। इसी को ना गवर्नमेंट ने समझाया है कि कुल मिला के अगर टॉप 10 में भी अगर मान लो 100 सीट है, जैसे मैंने आपको बताया 100 में अगर 40 जनरल का है, बाकी अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कोई टॉप में चले जाता है, टॉप 10 में, टॉप 20 में, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं। तो आप इसको इस बिहाफ में रखें, ना कि 40 को जनरल के लिए फिक्स रखें, क्योंकि ये ओपन टू ऑल है। जो टॉप करेगा, जो मेरिट में जाएगा, और तो ये उस श्रेणी में आ जाएगा। तो इस बिहाफ में अगर थोड़ा भी समझ आया होगा ना तो लाइक करेंगे दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा इसको और सिंप्लीफाइज करने की। तो ये मुद्दा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।